हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.2 के लिए इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.1 की पूरा कंप्लीट पढ़ाई की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, ये 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ रूल याद रखने जरूरी हैं, कुछ प्रमेय आप लोगों को प्रूव करने हैं और वो प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग थेल्स प्रमेय का नाम सुने होंगे, तो थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और बाकी कुछ रूल भी जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना है त्रिभुजों की समरूपता। ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, इसमें हमने आप लोगों को बताया था बहुभुजों के लिए कि दो बहुभुज, बहुभुज किसको कहते हैं जिसमें दो से अधिक ऐसी फिगर, ऐसी आकृति जो बंद हो और जिसमें दो से अधिक भुजाएं दी गई हो, उनको हम लोग कहते हैं बहुभुज। तो ये त्रिभुज भी क्या होता है, बहुभुज होता है, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं। अब हम लोग यहां से जो भी चीज पढ़ेंगे वो सभी त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब दो त्रिभुजों को हम लोग कब समरूप कह सकते हैं ये आप लोग देखेंगे। तो देखिए, हमने यहां लिखा हुआ है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, दो कंडीशन है। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो है उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा यहाँ, अर्थात एक ही अनुपात में हो कर रहा है, मतलब संगत भुजाएं जो होंगी उनका अनुपात जो होगा वो समान होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब दो त्रिभुजों में रहेगा तो उनको हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, यही सेम चीज यही आप लोगों ने बहुभुजों के लिए पढ़ा था। दो बहुभुज समरूप होते हैं तो वह त्रिभुज भी बहुभुज है, इसलिए त्रिभुज के लिए भी यही दोनों रूल लागू होगा। अब देखिए, यहां से एक चीज क्या आ जाता है, एक गणितज्ञ थे थेल्स, यूनान के एक गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ थेल्स, उनका नाम क्या था, थेल्स। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक और फार्मूला, एक और रूल इन्होंने बनाया। उन्होंने देखिए क्या कहा, काफी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा। अभी तक क्या पता था कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो। लेकिन यूनानी गणितज्ञ जो थेल्स थे, इन्होंने एक नियम बताया। इन्होंने ये कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इन्होंने कहा। अब देखिए, समान कोणिक त्रिभुज किसको कहेंगे, इसको हम लोग यहां पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, जो यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे, उन्होंने एक नियम बताया। क्या नियम था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की, अगर कोई दो समान कोणिक त्रिभुज होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इससे क्या पता चला, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो रूल उन्होंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट रूल हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए, पहले तो ये है कि जो त्रिभुज दो होंगे उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, तब वो समरूप होंगे। लेकिन इनके बताने के बाद से देखिए क्या हुआ, इन्होंने कहा दो समान कोणिक त्रिभुज। पहले समझते हैं समान कोणिक त्रिभुज किसको कहते हैं। समान कोणिक का मतलब होता है वही कि अगर दो त्रिभुजों में ये संगत कोण बराबर हो, इसके बराबर ये हो और इसके बराबर ये हो, तो उन्होंने क्या कहा, अगर दो समान कोणिक मतलब अब यही देखिए हो गया, उनके संगत कोण बराबर हो, पहला वाला रूल वही है। उन्होंने क्या कहा, दो समान कोणिक त्रिभुजों की
संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब इन्होंने क्या रूल बताया, इन्होंने ये रूल बताया कि अगर कोई दो त्रिभुज दिए हों, उनमें संगत कोण बराबर हों, तो उनके भुजाएं हमेशा क्या होंगी, समान अनुपात में ही होंगी। तो अब इससे देखिए कितना आसान हो गया त्रिभुजों को समरूप करना। अब इस रूल की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर संगत कोण बराबर होंगे दो त्रिभुजों के, आप लोग समझ जाएंगे भुजाएं समान अनुपात में होंगी ही। तो यही रूल इन्होंने बताया। अब देखिए इस रूल को आप लोगों को प्रूव करना है कि कैसे समान कोणिक त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसे समान होगा, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने बताया एक और रूल बनाया, थेल्स प्रमेय। तो पहले आप लोग प्रूव करेंगे थेल्स प्रमेय और फिर इसी थेल्स प्रमेय के द्वारा ही ये रूल आप लोग प्रूव करेंगे। तो ये रूल को प्रूव करने के लिए थेल्स ने एक प्रमेय बनाया जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसी थेल्स प्रमेय के द्वारा उन्होंने ये चीज को प्रूव कर दिया। तो आप लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। तो अब आप लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय क्या है और कैसे उसको प्रूव हम लोग करते हैं। तो देखिए प्रमेय 6.1 है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय नाम लिख के देगा या थेल्स प्रमेय, दोनों एक ही को कहा जाता है। और इंग्लिश में भी दे सकता है, इंग्लिश में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रमेय को कहते हैं थियरम। तो ये भी नाम हो सकता है, और शॉर्ट में इसी को देखिए थेल्स प्रमेय को शॉर्ट में कहा जाता है BPT, इसको शॉर्ट में कहते हैं BPT। ये याद रखेंगे आप लोग, कहीं BPT दे दिया तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय। अब देखिए थेल्स प्रमेय होता क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब इसको हम लोग फिगर बना के समझते हैं क्या कर रहा है और फिर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग बनाते हैं फिगर। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं AB और C। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक किसी भुजा के अगर हम लोग समांतर खींचेंगे रेखा, तो अन्य दो भुजाओं को, मान लीजिए हम लोग इसके समांतर खींच रहे हैं, तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाएगा, एक रेखा खींची जाए, वही जो समांतर होगा। तो कह रहा है अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के अगर हम लोग समांतर यहां रेखा खींच दें, मान लीजिए हमने खींच दिया ABC था, तो यहां हमने खींच दिया D और E, इसके समांतर हमने खींचा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अगर हम लोग दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए D और E पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं का मतलब D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए हमने रेखा एक खींचा है, तो कह रहा है वे अन्य दो भुजाएं, कह रहा है ये जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब देखिए क्या कह रहा है, मतलब
AD बटा DB, अनुपात का मतलब क्या हुआ, AD बटा DB, एक ही अनुपात में मतलब बराबर अनुपात में, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही है थेल्स प्रमेय, यही क्या है, थेल्स प्रमेय है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसी को हमको अब प्रूव करना है, इसी को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे अब ये हम लोग करते हैं। तो हल में सबसे पहले आप लोग जानते हैं, हम लोग लिखते हैं हेडिंग ज्ञात है। कभी भी जब हम लोग प्रूव करते हैं तो ज्ञात है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण या उपपत्ति हम लोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ज्ञात है। तो ज्ञात है में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज दिया गया है ABC और भुजा BC के समांतर DE दिया गया है। तो हम लोग यही लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC तथा भुजा BC के समांतर DE, ये दिया गया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। तो हमको सिद्ध करना है यही, देखिए AD बटा DB, हमको सिद्ध करना है AD बटा में DB बराबर किसके होगा, AE बटा में EC। ये हमको सिद्ध करना है। अब इस फिगर में आप लोग याद रखेंगे जो थेल्स प्रमेय है, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो रचना करने के लिए यहां लिखना पड़ेगा रचना। अब देखिए हम लोग इसमें रचना क्या करते हैं ये आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग इसमें देखिए एक लंब खींचेंगे इस D से इस AE वाले भुजा पर, इस AE वाले भुजा पर हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। देखिए इस D से हम लोग एक लंब खींच दिए, इसका नाम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए यहां हमने P लिख लिया, D से P तक, और एक हम लोग E से इस पर भुजा पर लंब खींचेंगे, इधर खींचेंगे लंब। मान लीजिए ये हमने लंब एक खींच लिया Q। याद रखिएगा आप लोग फिगर जब भी बनाएंगे तो आप लोगों को लंब का रचना करना पड़ेगा। एक तो लंब का रचना करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस B को E से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे। ये काम आप लोगों को करना है, रचना में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे DP लंब हमने खींचा है किस पर, AE पर, तो हम लोग लिखेंगे DP लंब, ये DP लंब AE तथा EQ लंब AD खींचा और B को E से तथा C को D से मिलाया और B को E से तथा C को D से मिलाया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे उपपत्ति। अब हम लोग यहां से प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव क्या करना है, कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें क्या देंगे हमको, देखिए सिद्ध करना है। यहां देख सकते हैं आप लोग AD बटा DB, देखिए ये AD और ये DB, यानी कि हमको एक बार ये त्रिभुज ले लेना है और एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेना है। फिर देखिए इसी तरह से AE बटा EC जब हमको सिद्ध करना होगा तो AE और एक बार EC, मतलब एक बार फिर से यही वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ध्यान क्या देना है, इसमें दो बातें और याद रखना है। आप लोग क्या याद रखेंगे, देखिए
कभी भी हम लोग जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जब समकोण जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। याद क्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना, तो जो इसमें लंब खींचा गया रहेगा, लंब जो खींचा गया रहेगा वही ऊंचाई लिया जाता है, और ये जो लंब जिस भुजा पर खींचा गया रहेगा उसको आधार लिया जाता है। ये फार्मूला में त्रिभुज का जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार कौन होगा, जिस पर लंब खींचा गया रहेगा। हमने लंब देखिए खींचा इधर, तो ये आधार हो जाएगा उसके लिए। एक बार हम लोग इधर वाला लेकर हल करेंगे, एक बार इधर वाला लेकर हल करेंगे, इसलिए हमने लंब खींचा। तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी आप लोग अधिक कोण त्रिभुज बन जाए अगर इस तरह से त्रिभुज, तो इसका ऊंचाई कहाँ होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचाई त्रिभुज के अंदर ही हो। ऊंचाई देखिए इसका यहाँ होगा, लंब जो होगा वही ऊंचाई होता है, तो लंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। त्रिभुज को ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 अंश बनेगा। तो लंब हमेशा कोई जरूरी नहीं है त्रिभुज के अंदर ही बने, देखिए यहाँ अंदर बना है, यहाँ बाहर भी त्रिभुज के बन सकता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और एक 9 में आप लोग में पढ़े थे, ये बात याद रखेंगे, जब दो समांतर रेखाएं दी गई हो, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पर देखिए मान लीजिए ये आधार AB हो गया, इसी एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर जो त्रिभुज बनेंगे दो, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसका भी यहां यूज होगा। देखिए ये वाला आधार आप लोग देख सकते हैं, इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है DBE, देखिए इसी आधार पर DBE बना है, और इसी आधार पर ये DCE बना है। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार पर देखिए दोनों बने हुए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। उसका भी हम लोग इसी में यूज करेंगे। अब देखिए कैसे कहां यूज करना है ये देखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति में। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल, और एक बार इस वाले त्रिभुज का DBE का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ADE का हम लोग जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक बार फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार देखिए ये ADE हमने त्रिभुज लिया, तो आधार उसका हो जाएगा AD, क्योंकि उस पर लंब EQ डाला गया है, तो आधार AD है। तो आधार के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AD, और गुणा में ऊंचाई यही EQ है। एक बार देखिए ये DP भी आएगा जब हम लोग इधर का लेंगे, तो अभी हम लोग EQ लेंगे। तो ये जो हमको मिला है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए अब हम लोग ले लेते हैं DBE का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBE का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इसका ये क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो 1/2 गुणा में आधार इसके लिए क्या होगा, देखिए DBE हम लोग ले रहे हैं, तो आधार तो यही DB होगा, क्योंकि देखिए ऊंचाई इसके लिए भी ये त्रिभुज DBE है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ D है, यहाँ B है और यहाँ E है। देखिए अब इस त्रिभुज का जो ऊंचाई हुआ है वो इधर के तरफ है। ऊंचाई यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो ऐसे गया हुआ है त्रिभुज के बाहर है। ये त्रिभुज को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई है इसका कौन, EQ ही।
ऊंचाई इसका देखिए बाहर गया है त्रिभुज का, तो आधार तो यही डीबी है, इसी पर ऊंचाई खींचा गया, तो आधार के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, डीबी। और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई इसका भी EQ ही हो जाएगा, तो ऊंचाई लिखेंगे EQ। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जैसे हमने इधर साइड में किया वैसे अब हम लोग इधर के साइड में करेंगे। हमको AE और EC लाना है, हमको AD और DB लाना था। देखिए अब इधर से AE और EC लाएंगे हम लोग। अब एक बार इसी त्रिभुज ADE को लेंगे इधर से, और एक बार इस त्रिभुज को DCE को लेते हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग इसको हटाएंगे और आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADE को फिर से इधर का सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार। आधार देखिए अब इसके लिए AE हो जाएगा, आधार AE और गुणा में ऊंचाई। अब एक बार हमने EQ ऊंचाई लिया था, तो एक बार हम लोग ये ऊंचाई ले सकते हैं क्योंकि ये लंब हमने डाला है DP। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 3। जैसे 2 हमने बनाया ऐसे 3। अब देखिए पुनः अब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे हमने DBE का निकाला था वैसे EC देखिए किस त्रिभुज में आएगा, इस वाले त्रिभुज में CDE में, या DCE कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे DCE। पुनः त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में, देखिए आधार इसका होगा EC और गुणा में ऊंचाई क्या होगा। आप देखिए उस त्रिभुज में भी यही ऊंचाई आएगा, त्रिभुज से बाहर गया है, DP ही ऊंचाई है, तो हम लोग लेंगे DP। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए जब 4 समीकरण बन गए हैं, इसी चारों समीकरण से हम लोगों को अब हल करना है। कैसे हल करेंगे उसको देखिए। जैसे देखिए हमको सिद्ध करना है क्या, AD/DB। तो आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1-2 में AD इसमें है, DB इसमें है। AD/DB कैसे होगा, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। इसी तरह से देखिए AE/EC हमको सिद्ध करना है। AE/EC कब होगा, जब 3 में 4 से भाग करेंगे। तो वही हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, पहले 1 में 2 से भाग देते हैं, फिर 3 में 4 से देंगे। तो लिखेंगे बाएं वाले में बायां पक्ष से करते हैं, दाएं में दायां पक्ष से लिखेंगे। देखिए त्रिभुज समीकरण 1 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में AD गुणा में EQ। भाग देना है तो देखिए हम लोग बटा में लिखेंगे। ये समीकरण 2 है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और बटा में लिखेंगे, ये बराबर थोड़ा बीच में लगाएंगे, 1/2 गुणा में DB गुणा में EQ। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EQ से EQ कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारा क्या, बचा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। AD/DB इसको हम लोग बना लेते हैं। समीकरण 4 तक हो गया, तो समीकरण 5। अब देखिए 1-2 का हमने यूज कर लिया, उससे समीकरण 5 बना दिया। 3-4 का हम लोग यूज करते हैं, 3 में अब 4 से हमको भाग देना है, तो उससे हम लोग समीकरण 6 बना लेंगे। पुनः समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करने पर, अब देखिए हम लोग 3 में 4 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर, इसके बटा में ये लिखेंगे 1/2 गुणा में AE गुणा में DP बटा में 1/2 गुणा में EC गुणा में DP। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DP से DP कैंसिल, बचा क्या, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसको बना लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए जो हमारा समीकरण 5 और 6 आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, AD बटा DB, देखिए AD बटा DB और यहां आया है AE बटा EC, यानी कि अगर हम लोग ये बायां साइड दोनों का बराबर कर दें तो ये दायां साइड समीकरणों का बराबर हो जाएगा। अब बायां साइड बराबर करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहां भी है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहां भी है, दोनों बराबर हैं ऊपर का, नीचे का हम लोगों को बराबर करना है DBE का क्षेत्रफल, तो यहां DCE का क्षेत्रफल, तो ध्यान क्या देंगे, देखिए DBE का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज को जब आप लोग देखेंगे इस वाले को, और DCE का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो DBE है इसका क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, इस DCE वाले के क्षेत्रफल के, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों जब क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, यहां भी DBE का क्षेत्रफल। अब 5 और 6 वाले पर ध्यान देंगे आप लोग, बाकी पर नहीं ध्यान देना आप लोगों को, बस समीकरण 5 और समीकरण 6। तो समीकरण 5 और 6 से हम लोग क्या कर सकते हैं, DBE का जो क्षेत्रफल है उसमें हम लोग रख सकते हैं DCE का क्षेत्रफल यहां DBE के जगह पर, और जब DCE का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे तो ADE और बटा में DCE, और यहां भी ADE बटा में DCE, तो 5 और 6 जो समीकरण के बाएं पक्ष जब बराबर हैं तो दायां पक्ष भी हम लोग बराबर करेंगे, इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यह मान समीकरण 5 में रखने पर तथा समीकरण 5 व 6 से। अब देखिए ये मान जब हम लोग समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या होगा, DBE के जगह पर हम लोग रखेंगे DCE, यहां DCE रखेंगे तो ADE बटा में DCE, ADE बटा में DCE, तो जब बायां पक्ष दोनों 5 और 6 का बराबर है हम लोग लिखेंगे, इसलिए
AD बटा DB बराबर कौन होगा, AE बटा EC। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये देखिए प्रूव हो गया, यही थेल्स का प्रमेय है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग जो हमने रूल बताया जो थेल्स का, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।